हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन अधिकार के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि एक फुसफुसाती सी आवाज श्रेया के कानों में पड़ती है तो नयन के करीब क्यों जाती है। श्रेया चीखती है कि तभी लाइट ऑन होती है और वह साया उसे धक्का दे के बहुत दूर भाग जाता है। कई लोग उसके पीछे दौड़ते हैं लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पाता, पर कोई नहीं था। बस दीवार पर खून से लिखा था एक वाक्य, अब तो नहीं मुस्कुराएगी, कभी नहीं मुस्कुराई। उसे पढ़ते ही श्रेया पूरी तरह कांप जाती है और वो सीधे अपने घर वापस चली जाती है। नयन के पास ना जाके अपने कमरे में जाके चुपचाप लेट जाती है। अगली सुबह अपने पेरेंट्स से बचते बचाते कॉलेज पहुंची थी। नयन वहां पे टकराई और बोली, पूरी रात में तेरा वेट करती रही, अगर नहीं आना तो बता देना था ना। है श्रेया कुछ नहीं बोलती, अपना सर नीचे किए रहती है। तो नयन उसका फेस ऊपर उठाती है तो उसकी नजर उसके गले पे जाती है। श्रेया के गले पे एक गहरा कट का निशान था, बस जान बच गई थी। नयन ये देखते ही शॉक्ड हो जाती है और उसके मुंह से बस एक ही बात निकलती है, अब मुझे उसे रोकना है, इससे पहले कि कोई और मुझसे छीन जाए या तुम्हें कुछ हो जाए, मुझे उसे रोकना होगा। इधर श्रेया और नयन उस साई के पीछे परेशान थे और इधर कॉलेज में नया सेमेस्टर शुरू हो गया था, न्यू एडमिशन्स हो रहे थे। तभी उसमें एक नई लड़की आई जिसका नाम था अन्विता। कॉलेज में एडमिशन लेती है और पहले दिन कॉलेज के गलियारे से आ रही होती है और नयन दूसरी तरफ से आ रही होती है, तो दोनों की टक्कर हो जाती है। आना तेजी से चलती हुई आ रही थी और नयन अचानक से एक कोने से मुड़ती है तो दोनों की टक्कर होती है और आना के हाथ से उसकी किताबें और नोट्स गिर जाते हैं। आना गुस्से से कहती है, अरे दिख नहीं रहा क्या, देख कर नहीं चल सकती। नयन भी शांत और तीखी आवाज में कहती है, मैं तो सीधी चल रही हूँ, मैं तो सीधी चल रही हूँ, आप ही देख के नहीं चल रही है, शायद आपका ही दिमाग कहीं और है। आना कहती है, क्या मतलब, तुम जानबूझ कर टकराई हो। हाँ? और वो झुक कर अपनी किताबें उठाने लगती है। नयन कहते हैं, क्यों करूँगी मैं ऐसा, फालतू में ड्रामा मत कीजिए। आना किताबें उठाते हुए कहते, ड्रामा, तुम और तुम्हारे जैसे लोग ही ड्रामा करते हैं अटेंशन पाने के लिए। मुझे क्या पता था कि इस कॉलेज में ऐसी अजीब लड़कियां भी मिलेंगी। नयन, अजीब मैं नहीं, अजीब आप हैं जो बिना वजह किसी पर इल्जाम लगा रही है, कहकर नयन पलट कर जाने लगती है। आना कहती है, भाग क्यों रही हो, अपनी गलती मानो। नयन बिना मोड़े कहती है, मेरे पास फालतू लोगों के लिए फालतू टाइम नहीं है। आना गुस्से से पैर पटकते हुए खड़ी रह जाती है। तभी कॉलेज की बाकी लड़कियां उसके पास आती और कहती हैं, न्यू एडमिशन, कहती है हाँ, नयन से दूर रहो तो ज्यादा अच्छा है। क्यों, ऐसा क्या हो गया। तो कुछ लड़कियां उसे कॉलेज के साइड में ले जाते हैं और सान्या का किस्सा सुनाते हैं। आना ये सब सुनकर कहती है कि ये सब फेमस होने के पैतरे हैं, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ती। ऐसी लड़कियां बहुत देखी है मैंने,
जो फेमस होने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। खैर उस दिन से वो नयन को और गौर से देखने लगी थी। उसकी पर्सनैलिटी, उसकी हर चीज आंकने लगी थी। कुछ दिनों बाद नयन श्रेया के साथ आ रही होती है और आना की एक बार फिर से टक्कर होती है। आना उसे देखती है और उसका मजाक उड़ाती है। सुना है तुम्हारी कोई बहुत बड़ी दीवानी है, लड़का नहीं वो भी लड़की। वाह, सही है सही है। लड़का तो वैसे भी तुम्हें कोई पसंद करेगा नहीं, और लड़की इतनी बड़ी दीवानी है कि तुम्हारे चक्कर में हो। सुना है जो तुम्हारे आसपास मंडराता है, तुमसे बदतमीजी करता है, तुम्हें हरास करता है, वो उसको चैन से जीने नहीं देती। ये सुनते ही नयन और श्रेया के होश होने लगते हैं। श्रेया आना से कहती है तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। नयन कहती है जाने दो यार, छोड़ो श्रेया। तो आना कहती है अरे 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 बताओ तो सही, कोई लड़की तुम्हारे पीछे पागल कैसे हो सकती है। तो श्रेया कहती है कोई एक क्यों, कॉलेज की और लड़कियों से पूछ लो। इस कॉलेज में से कई लड़कियां मिल जाएंगी जो नयन के ऊपर फिदा है। हाँ सच में नयन के ऊपर फिदा है, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, कैसे कैसे फिदा है। कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, ये कह के वो जोर से हंसने लगती है और कहती है सीरियसली गाने का मतलब तुम समझी ना, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे फिदा है। नयन जो अभी तक आना की बातें सुनकर उसे इग्नोर कर रही थी, गहरी सांस लेती है और पलट के आना की आंखों में देखती है। एक तीखी मुस्कान के साथ कहती है दीवानी होने और होने का नाटक करने में बहुत फर्क होता है आना, और रही बात मेरे पीछे पागल होने की, तो मेरी फिक्र छोड़ो, तुम ये सोचो तुम्हारे आगे क्या है? नयन की आवाज में एक अजीब सी उदासी और दर्द का मिश्रण था जो आना को भी एक पल के लिए चौंका देता है। नयन उसे जवाब देती है और वहां से हट जाती है। उसकी आंखें भरी हुई होती है। श्रेया उसके पीछे पीछे आके उसके कंधे पे हाथ रखती है और कहती है सुनना छोड़ यार, न्यू एडमिशन थी उसे नहीं पता, अब इस बात को दिल से मत लगाना। नयन एक खाली जगह पे जाती है जहाँ स्टूडेंट्स कम होते हैं और वहां जाके खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें भीगी हुई होती है। श्रेया के जोर से हक करती है और कहती है मैं हूं ना तेरे साथ, भूल जाना जो हुआ था। नयन कहती है क्यों श्रेया, आज इसने जो कहा अब तो सच में लगने लगा। उससे पहले प्यार का नाटक करके और उसने यही बोलकर छोड़ दिया था ना, मैंने लड़की से प्यार किया, लेकिन फिजिकल होने पर तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे फिजिकल होने का दिल करे, जिससे मुझे महसूस हो कि मैं एक लड़की के साथ हूँ। क्या है तुम्हारी बॉडी में, लड़कियों जैसा कुछ है भी, सिर बड़े बाल। उसने मुझे इस वजह से छोड़ दिया था, वो तुझसे प्यार नहीं करती थी, अगर प्यार करती तो तू जैसी है तुझे वैसे ही एक्सेप्ट करती। और देखा नहीं कॉलेज में कितनी लड़कियां तुझे देख के आहें भरती हैं। सब सब बेकार की बातें हैं। उस दिन बाकी की क्लासेस नयन अटेंड नहीं करती और वहां से अपने हॉस्टल रूम चली जाती है। शाम का समय होता है,
फिर ये लोग डिनर करते हैं और रात में स्टॉकर अपने गुस्से में तमतमाई रहती है। कमरे में चीजें बिखरी पड़ी थी, शायद उसने गुस्से में कुछ पटका था। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था जो जुनून और बदले की आग से भरी हुई थी। वो अपने फोन में नयन की तस्वीर को घूर रही थी और मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहती, किस किस से बचाऊं नयन, क्यों सब मेरी नयन के पीछे पड़े रहते हो। पहले वो सान्या, फिर ये श्रेया का चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ कि अब ये नई लड़की। श्रेया को तो मैं बाद में देखूंगी। इस नई लड़की ने मेरी नयन की आंखों में आंसू दिए, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। उसने अपनी मुट्ठी बेच ली थी। आना नाम है ना तेरा, तेरे मुंह से आए ना निकलवाई तो मेरा नाम बदल दूंगी मैं। मेरी नयन को हाँ, इतनी बेखौफ है कि तुझे सबने समझाया फिर भी तूने मेरी नयन को छेड़ने की हिम्मत की है। नयन की आंखों में आंसू। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। धीरे धीरे अपने कमरे में चहलकदमी करने लगी थी। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। इस बार सिर्फ डराना काफी नहीं है, आहाना को सबक सिखाना है कि जब हम किसी की इंसल्ट करते हैं तो कैसा लगता है। उसने अपने डेस्क पर पड़े कुछ अखबारों के कटिंग्स और एक पुरानी डायरी उठाई। उनमें कुछ नामों को देखते रहे। अचानक उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और मन ही मन बड़बड़ाई कि श्रेया से पहले इस नई चिड़िया के पर काटने होंगे। उसने अपनी जैकेट उठाई और बाहर निकल गई। उसकी आंखें किसी शिकारी की तरह चमक रही थी। रात के अंधेरे में उसके कदम एक नए जाल की तरफ बढ़ रहे थे जिसका शिकार अब आहाना बनने वाली थी। अगले कुछ दिनों तक वो आहाना को स्टॉक करती रही, उस पर नजर रखती रही। उसे पता चला कि आहाना को कॉलेज के बाद विवाद प्रतियोगिता मतलब डिबेट कंपटीशन में भाग लेना पसंद है और वो अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करती है। बस उसके दिमाग में एक प्लान बना। एक दिन कॉलेज में एक महत्वपूर्ण बहुत इम्पोर्टेंट डिबेट कंपटीशन होने वाला था जिसमें आहाना ने बड़ी मेहनत से तैयारी की थी। ये उसके लिए खुद को साबित करने का एक मौका था और नए कॉलेज में अपनी जगह बनाने का भी। कंपटीशन से ठीक पहले अपने डर को शांत करने के लिए आहाना वॉशरूम जाती है और नोट्स को बेंच पर छोड़ देती है। वहां से वो साई को गुजरती है और आहाना के नोट्स उठा लेती है। आहाना वापस आती है तो हर जगह नोट्स ढूंढती है लेकिन नोट्स कहीं नहीं मिल रहे होते। वो घबरा जाती है, यार मेरे नोट्स कहाँ गए। वो अपने साथ के कुछ क्लासमेट से पूछती है, हर एरिया में ढूंढती है लेकिन कहीं नहीं मिलते। इधर कंपटीशन शुरू होने वाला था। उसे बिना तैयारी के मंच पर जाना पड़ा और परफॉर्म नहीं कर पाए। उसका कॉन्फिडेंस सब बेकार हो गया था और बच्चे मजाक उड़ा रहे थे। काफी एम्बैरेसमेंट फील किया उसने। रात आहाना परेशान होकर अपने दोस्त को कॉल करती और कहती है, पता नहीं कैसे हुआ यार, मैंने सब कुछ तैयार किया था पर ऐन वक्त पर मेरे नोट्स गायब हो गए। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इधर साई को बहुत खुश थे, बहुत। उसने अब वो यही नहीं रुकी। उसने कॉलेज के गॉसिप नेटवर्क का इस्तेमाल किया। जो गॉसिप ग्रुप बना हुआ था वहाँ एक अनजान तरीके से आहाना के बारे में कुछ अजीब बातें छोड़ दी। उसने कुछ सोशल मीडिया के थ्रू कुछ पोस्टर बनाए और उन्हें सोशल मीडिया वगैरह व्हाट्सएप ग्रुप
टेलीग्राम चैनल्स, कॉलेज के इंटरनल फोरम पे उसके नेगेटिव पोस्ट डालने शुरू किए। आना की कुछ पुरानी तस्वीरें और बातें निकाली और उन्हें गलत संदर्भ में पेश किया। कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे, वॉशरूम की दीवारों पे रातों रात उसने आना के बारे में छोटे गुमनाम पर्चे चिपकाए, जिनमें उसके खिलाफ छोटी बातें लिखी थी। कुछ भड़काऊ बातें होती थी जो लोगों को सोचने पर मजबूर करती थी। उसने उन पोस्टर्स में नीचे लिखा था, आना अपने सीनियर्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए चापलूसी करती है और कॉम्प्रोमाइजेस भी। वो सिर्फ दिखावा करती है कि वो टैलेंटेड है। ये अफवाहें आग की तरह फैली हुई थी। कुछ फोटोज मॉर्फ करके भी अश्लील बना के चिपकाई गई थी। आना ये सब देख के परेशान हो गई थी। कॉलेज के हर दीवार से वो उन पोस्टर को निकाल के फाड़ रही थी। कॉलेज की कुछ लड़कियां उसके पास आई और बोली, तुम्हें कहा था ना नयन से दूर रहना, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी, भुगतो अब। आना परेशान हो जाती है। समझ नहीं आता कि सच में कोई ऐसा है। आना कैंटीन में एक दिन अकेले बैठी होती है। बाकी लड़कियों ने उससे कन्नी काटनी शुरू कर दी होती है। कोई उससे बात नहीं कर रहा होता, कुछ इसलिए कि उन बातों को सच मान रहे थे और कुछ जो जानते थे कि नयन के करीब आने पे किसका क्या हश्र होता है। वो इस बात से डर कर दूर से आना को अंदर से खोखलापन महसूस हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि सब कौन कर रहा है और क्यों। तभी उसकी नजर नयन पर जाकर ठहरी और उसे लगा कि ये सब नयन ही करवा रही है। वो उठी और गुस्से में नयन के पास गई और बोली, ये सब तुम क्यों कर रही हो? नयन ने चौंकते हुए कहा, क्या कर रही हो? मेरे नोट्स का गायब होना, ये सारी अफवाहें, ये सब तुम्हारा काम है ना? तुम मुझसे बदला ले रही हो? उस दिन मैंने तुम्हें बोल दिया था सीनियर होने का तुम्हारे इज्जत नहीं की। मजाक था यार, एक छोटा सा। अच्छी पर्सनालिटी है तुम्हारी, कोई भी देख के तुम पे फ्लैट हो सकता है, कोई भी देख के तुम्हें प्यार कर सकता है। नैन कहते, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुम्हारे जैसी छोटी मोटी चीजों में इंटरेस्टेड हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में सोचने का वक्त भी नहीं। झूठ मत बोलो, जब से मैं इस कॉलेज में आई हूँ तब से तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो। मैं पीछे पड़ी हूँ? उस दिन तुम मुझसे टकराई, तुमने मेरे साथ। अच्छा, मैं माफी मांग रही हूँ ना, अब ये सब बंद करो। हाँ ना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो मेरे पीछे पड़ना छोड़ो। और वो बिना कुछ फिर नयन वहाँ से चली जाती है। आना गुस्से में होती है। नयन के इस रिएक्शन पे आना और भी चढ़ जाती है। खैर, नयन के जाने के बाद आना का गुस्सा ठंडा पड़ने लगता है। उसकी जगह एक अजीब सी बेचैनी लेती है। वो नयन के चेहरे को याद करने लगती है और महसूस करती है कि नयन की आंखों में खालीपन था। उसे उसकी बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। आना सोचने लगती, क्या सचमुच ये नयन ही कर रही है या कोई और है जो बहुत अच्छे तरीके से इस काम को अंजाम दे रहा है? क्या कॉलेज की लड़कियां जो कह रही थी वो सच था? वो अपने एक दोस्त से बात करती है। उसकी दोस्त कहती है, हो सकता है कॉलेज की लड़कियां जो कह रही हो सच हो। ऐसे केसेस बहुत देखने को मिल जाते हैं। हो सकता है ना इन सब चीजों में ना इन्वॉल्व हो। और उसने कह के फोन रखा तो आना अपनी पुरानी आदत को अब दोबारा जीने लगी, जो उसकी आदत थी कि हर चीजों की तह तक जाने की। उसने उसे फिर से जगाया। आना उस दिन से
काम पे लग गई थी। आहाना ने उन सोशल मीडिया पोस्ट और मैसेज पर ध्यान देना शुरू किया जो उसके खिलाफ फैल रहे थे। उसने देखा कि भले ही अकाउंट अलग अलग थे, लेकिन उनमें इस्तेमाल की गई भाषा और शब्दों का चयन एक जैसा था। कुछ वाक्यांश बार बार दोहराए जा रहे थे। उसने उन पोस्ट्स के टाइम स्टैम्प्स देखे और ये भी जानने की कोशिश की कि किस समय और किस नेटवर्क से पोस्ट किए गए थे। उसे ये भी पता चला कि कुछ पोस्ट कॉलेज के वाईफाई नेटवर्क से किए गए थे। जैसे ही उसे ये पता चला तो उसके दिमाग की घंटी बजी। इसका मतलब वो जो कोई भी है वो कॉलेज के अंदर का ही है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। अब आहाना क्या सच में उस स्टॉकर तक पहुंचेगी, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।